वीर रेस्टोरेंट से जाने से पहले पढ़ा था, अरिस्टोक्रेट और वीआईपी ओनली। ये चीज उसके दिल में और एक चिंगारी का रूप ले लिया था। अब वीर को सिर्फ टाइटन प्लेनेट पर अपना स्टेटस हासिल करके रुकना नहीं था, टाइटन प्लेनेट के साथ साथ उसकी पृथ्वी ग्रह में भी एक स्टेटस हासिल करना था। अब जब उसने यह ठान लिया था तो वह किसी भी हाल में इसे पूरा कर ही रहेगा। वह जानता था यह मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब तक जिंदगी में कोई चैलेंज ना आए तब तक जीने का मजा ही कहाँ आता है। देखता हूं तब वह लोग कैसे मुझे रुकता है। दिल पर इस जुनून को लेकर अगली सुबह वीर रहेजा ट्रेन में बैठा और टेलीपोर्ट स्टेशन की ओर जा रहा था, और कई यात्री उसी दिशा में जा रहे थे। ज्यादातर लोग टेलीपोर्ट डिवाइस खरीदने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें प्लैनेट टाइटन में प्रवेश करने के लिए सार्वजनिक टेलीपोर्ट स्टेशन का उपयोग करना पड़ता था। आज कंडक्टर का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जबकि वीर रहेजा प्लैनेट टाइटन में क्या करना है इस बारे में गहरे विचार में था। ट्रेन के अचानक झटके ने सभी खड़े यात्रियों को एक ओर गिरा दिया। चूंकि वह ध्यान नहीं दे रहा था, वीर भी कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ आगे गिर पड़ा और किसी नरम चीज पर गिर पड़ा। संतुलन पाने के लिए अनायास ही उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे अजीब लगा क्योंकि जो वह पकड़ रहा था वह बेहद नरम और कोमल था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सैन्य वर्दी पहने एक महिला से टकरा गया था और उसके हाथ उसकी छाती पर थे। कमीने! महिला ने गुस्से में दहाड़ा और तेजी से अपनी कोहनी से उसे मारा। अगर वह वार सफल होता तो वीर आधा चेहरा खो देता। उसने अनायास अपनी बांह उठाकर वार को रोका, लेकिन जोरदार झटका उसके हाथ पर लगा और वह कई कदम पीछे हट गया। महिला मुड़ी और गुस्से से वीर को घूरने लगी। उसने सिर्फ एक नजर में कहा, तू गधे! अवनी शेरगिल! वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई, लेकिन वीर रहेजा डर के मारे चिल्ला पड़ा। यह महिला वही थी जिससे उसे सन की नाम मिला था। वीर को उम्मीद नहीं थी कि अवनी शेरगिल भी इसी शहर से होगी, और लगता है कि वह सेना में भर्ती हो गई थी। अवनी ने वीर को पहचान लिया था, लेकिन उसने लड़ाई शुरू नहीं की। वह बस उसे ठंडे और थोड़े घृणा भरे भाव से देखती रही। वीर ने मन ही मन सोचा, उसे जरूर लग रहा होगा कि मैं कोई विकृत किस्म का इंसान हूं। मैं उसे दोष भी नहीं देता, आखिर मैंने उसे पिछली बार भी घायल किया था। अब फिर अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता। इतने सारे टाउन हैं पृथ्वी में और अवनी भी यहीं का है, और फिर उससे टकरा जाना और ऐसा हादसा होना, ये तो बदकिस्मती ही है। वीर ने दुख के साथ सोचा। अब कोई रास्ता नहीं था, उसे जो होना है होने देना था। इस शहर में किसी को चोट पहुंचाना कानूनन अपराध था। अवनी कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बस उसे घूरती रही और आगे नहीं बढ़ी। अवनी की घूरती नजरों से वीर के रोंगटे खड़े हो गए, और जैसे ही ट्रेन टेलीपोर्ट स्टेशन पहुंची वह तुरंत उतर गया। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ गई जब अवनी भी उसके पीछे पीछे उतर गई। कुत्ते की फितरत होती है गंदगी खाना। मैं तो सोचती थी तुम मासूम हो, लेकिन असल में तुम अंदर से ही गंदे इंसान हो, अवनी ने गुस्से में कहा। तुमने खुद देखा क्या हुआ, ट्रेन में झटका लगा और बाकी लोग भी गिरे। ये बस एक इत्तेफाक था, वीर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम इस बात पर यकीन करते? अवनी ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम क्या चाहती हो? वीर जानता था कि वो उसे कमीना समझती है, तो सफाई देना व्यर्थ था। तुम्हें तो कोई शर्म भी नहीं है। लगता है ये कोई पहली बार नहीं है जब तुमने ऐसा किया हो। वीर के माफी न मांगने से नाराज होकर अवनी गरजी। तुम सोचते हो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी? इतना आसान नहीं है। यहां मैं तुम्हें नहीं पीट सकती, लेकिन प्लैनेट टाइटन में कहानी कुछ और होगी। तुम वहीं जा रहे हो ना? मैं इंतजार करूंगी। अवनी तुरंत चली गई और वहां खड़े सैनिकों ने उसे सलाम किया। गुड मॉर्निंग स्टेशन मास्टर। वीर लड़खड़ा गया और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका मन रोने को कर रहा था। सभी टेलीपोर्ट स्टेशन मिलिट्री सिस्टम के अंतर्गत आते थे। हर स्टेशन पर एक गारिसन होता था और स्टेशन मास्टर उस गारिसन का प्रमुख होता था। वीर ने सुना था कि पुराने स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अवनी शेरगिल ही नई स्टेशन मास्टर होगी। वीर को पूरे मामले में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अब स्टेशन मास्टर होने के नाते अवनी को उसकी सारी जानकारी मिल सकती थी, और किसी और टेलीपोर्ट स्टेशन का उपयोग करना भी संभव नहीं था, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही टेलीपोर्ट स्टेशन था। वीर प्लैनेट टाइटन में दाखिल हुआ जब अवनी अपने दफ्तर में गई। उसने तय किया कि जब तक वह देवाश्रम से बाहर नहीं जाएगी वह वापस घर नहीं जाएगा। वीर ने उसे मौका नहीं दिया अपने गोल के बीच में आने का।
वह देवाश्रम से निकल गया, नया शिकार की तलाश में। क्या मेरी सारी किस्मत उसी ब्लैक क्रिस्टल को ढूंढते हुए खत्म हो गई? वीर ने उदासी में सोचा। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसने देखा ग्रैंड मास्टर और उसके साथी देवाश्रम के बाहर बातचीत कर रहे हैं। वीर उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए वह दूसरी दिशा में चल पड़ा। लेकिन बियांग बख्शी ने पीछे से पुकारा, सनकी, इधर आ। न चाहते हुए भी वीर को उसकी ओर मुड़ना पड़ा, भ्रमित होकर। तुमसे कह रहा हूं, आओ इधर और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। बियांग बख्शी ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, लेकिन उसकी मुस्कान में दुष्टता झलक रही थी। कोई जरूरत नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। मैं सिर्फ साधारण प्राणियों से निपट सकता हूं, प्राइमरी प्राणियों से भी नहीं लड़ सकता। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। वीर जानता था कि जब भी बियांग बख्शी बुलाए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बकवास बंद करो, मार खानी है क्या? मैं कह रहा हूं, आओ। बियांग बख्शी ने गुस्से में उसकी ओर देखा। वीर रहेजा के अलावा ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग के साथ कुछ और लोग भी थे, जिन्हें उन्होंने पैसे देकर बुलाया था। ये समूह देवाश्रम को छोड़कर पहाड़ों की ओर बढ़ गया। हालांकि उन्हें किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वे इस मौके को आजमाना चाहते थे, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। अतीत में अगर अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर ने वीर को न रोका होता, तो शायद वो भी इनाम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। अब वीर के पास ऐसा कोई कारण नहीं था, लेकिन यह साफ था कि ग्रैंड मास्टर और बियांग बख्शी उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी वजह से वीर उन्हें मार देना चाहता था। वीर चुपचाप उनके पीछे चल रहा था, अंदाजा लगाता कि वे क्या करने जा रहे हैं। जब उन्होंने लोगों को भर्ती किया, तब कहा गया कि वे एक म्यूटेंट प्राणी का शिकार करने जा रहे हैं, और क्योंकि वहां कई साधारण और प्राइमरी प्राणी भी हैं, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत है। वीर ने इस बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। एक म्यूटेंट प्राणी को मारने के लिए तो उनका गैंग ही काफी था। ग्रैंड मास्टर के साथ जो दर्जन भर लोग थे, वे अकेले ही एक म्यूटेंट प्राणी को मार सकते थे। ग्रैंड मास्टर को छोड़िए, इस कहानी में जो अतिरिक्त लोग थे, उनकी कोई जरूरत नहीं थी। बियांग बख्शी और उसके साथी रास्ते में मिलने वाले प्राणियों को यूं ही मारते गए और उनके मांस को हायर किए गए लोगों में बांटते रहे, जिससे सब खुश हो गए। गैंग 6-7 दिन तक चलता रहा और उनके रुकने का कोई इरादा नहीं दिखा। 8वें दिन वे एक पहाड़ी दर्रे पर रुके। देवाश्रम से बहुत दूर, वहां कोई मानव गतिविधि नहीं थी। रास्ते में उन्हें कई अलग अलग प्राणी मिले। ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग ने कई प्राइमरी जानवरों को मार डाला और कुछ मांस खाने के लिए रख लिया। लगता है हम लगभग पहुंच ही गए हैं। ये आखिर करना क्या चाहते हैं? वीर को कोई बात सुनाई नहीं दी रही थी, लेकिन उनके गंभीर चेहरे देखकर यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं लग रहा था। वे कैंप साइट पर एक दिन रुके और अगली सुबह दर्रा पार किया। लगभग 12 मील चलने के बाद उन्होंने एक घाटी में एक दरार देखी, जो इतनी गहरी और अंधेरी थी कि कोई भी उसकी तली नहीं देख सकता था। सबने मशाल जलाई। गैंग ने हायर किए गए लोगों को सबसे आगे भेजा और वे उनके पीछे उस दरार में घुस गए। भाड़े के लोगों को पता था कि अब जान दांव पर लगाने का समय आ गया है, इसीलिए वे धीरे धीरे चल रहे थे। इतनी धीमी चाल क्यों चल रहे हो हरामियों? क्या बचा हुआ पैसा नहीं चाहिए? बियांग बख्शी ने कुछ लोगों की पीठ पर चाबुक मारा और चिल्लाया। सभी लोग अब तेजी से नीचे उतरने लगे। वीर भी उन्हीं में से था। नीचे उतरना ज्यादा कठिन नहीं था और रास्ते में कुछ नहीं हुआ जब तक वे तली तक नहीं पहुंच गए। नीचे पहुंचकर सबने राहत की सांस ली और बातें करने व हंसने लगे। दरार के नीचे बहुत अंधेरा था और सबको मशालों पर निर्भर रहना पड़ा। वहां एक भूमिगत नदी बह रही थी, जो उस विशाल जगह से होकर निकल रही थी। नदी पार करो और सामने वाली गुफा में घुसो। बियांग बख्शी ने अपने चाबुक से दिशा बताई। बियांग, मैं तैर नहीं सकता, ये नदी बहुत चौड़ी है, एक नौजवान ने कहा, जिसे उन्होंने भर्ती किया था। तुमसे तैरने को किसने कहा? हमारे पास रबर की नावें हैं, बस पार करो। बियांग बख्शी ने अपने घोड़े के पीछे बंधे पार्सल को खोला और वहां सच में फुलाने वाली नावें थीं। उन्हें फुलाने के बाद हर नाव में 4 से 5 लोग बैठ सकते थे। समूह नावों से नदी पार करने लगा। पानी की रफ्तार तेज नहीं थी और बहाव का कोई खतरा नहीं था। 2 नावें जल्दी ही नदी के बीच तक पहुंच गईं। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ एक काली प्राणी पानी से उभरी। उसका आधा शरीर अजगर जैसा बाहर निकला। बाल्टी से चौड़ा शरीर, चमकदार काले छोटे छोटे शल्कों से ढंका हुआ। उसका मुंह इतना बड़ा था कि एक गाय भी उसमें समा सकती थी। लेकिन गाय नहीं,
नाव पर बैठा एक आदमी निगल लिया गया। फिर वह विशाल शरीर नाव पर गिरा और नाव फट गई। सभी लोग पानी में गिर पड़े। सब चौंक गए और नावें वापस मोड़ने लगे। जो लोग अभी तक नाव पर नहीं गए थे, उन्होंने अपनी नावें छोड़ दीं और भागने लगे। तभी ठंडी तलवार की चमक में जो दो सबसे तेज भाग रहे थे, बियांग बख्शी और उसके एक साथी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। बियांग ने खून से सनी तलवार बाकी लोगों की ओर तानी और क्रूरता से बोला, सिर्फ एक ही राक्षस है, जो पार पहुंचेगा वही जिंदा रहेगा, और जिसने पैसा लिया है लेकिन भागने की कोशिश की, मैं उसे मार डालूंगा। जिंदा रहना है या मरना है, अब तुम्हारे हाथ में है। बियांग की बेरहमी से सभी डर गए और नावों को दूसरी तरफ ले जाने लगे। हरामखोर, तुम्हारा इरादा ही है इस राक्षस को इंसानी खाना खिलाना, वीर ने मन ही मन गाली दी। जो पहले पानी में गिरे थे, वे तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी चीज ने उन्हें खींच लिया। अंधेरा इतना था कि कोई देख नहीं पाया कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन हवा में फैली गाढ़ी खून की गंध से उनकी नीयत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। भाड़े के लड़के अब आगे बढ़ने से डरने लगे, लेकिन बियांग ने फिर से अपनी तलवार निकाली और उन्हें मजबूर किया। उन्हें नदी में रुकना मंजूर नहीं था, इसलिए वे जोर लगाकर नावें चलाने लगे। वीर ने मशाल से चारों ओर रोशनी की, ताकि अगर राक्षस पानी से निकले तो वह तुरंत सीक्रेट ब्लड बीस्ट सोल की आर्मर बुला सके। राक्षस ने एक और नाव पलट दी और उस पर बैठे लोग चीख उठे। फिर सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दी। अगर जिंदा रहना है तो जोर से चलाओ, वीर ने अपनी नाव में बैठे दो लोगों को चिल्लाकर कहा, जो डर से सुन्न हो गए थे, जबकि वो पूरी ताकत से नाव चला रहा था। हरामी, दिल भी नहीं है तुम लोगों में, उसने गुस्से में बुदबुदाया। वीर की चिल्लाहट से दोनों पुरुष होश में आए और जान बचाने के लिए दीवानों की तरह नाव चलाने लगे। कभी कभी चीखें और पानी की छींटें सुनाई देतीं। लगता था अनगिनत लोग उस सांप के पेट में समा चुके थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि यह विशाल सांप एक सीक्रेट ब्लड प्राणी था। जलीय प्राणियों को मारना वैसे ही मुश्किल था, और जब बात एक सीक्रेट ब्लड प्राणी की हो तो और भी मुश्किल। ग्रैंडमास्टर को अच्छी तरह पता था कि वो और उसका सामान्य गैंग इस सांप का शिकार नहीं कर सकते, इसलिए वे सिर्फ नदी पार करने के लिए लोगों को साथ ला रहे थे, ताकि सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच सकें। वीर रहेजा नाव चलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। जब वे नदी के बीच तक पहुंच चुके थे, मशाल की रोशनी थोड़ी बहुत उस ओर भी पड़ने लगी थी। जब से वीर ने जेडस्किन का अभ्यास शुरू किया था, उसका शरीर काफी बेहतर काम करने लगा था। उसकी नजर भी पहले से तेज हो गई थी और अब उसमें रात में देखने की शक्ति भी आ गई थी। अब वह साफ साफ एक गुफा देख सकता था, जो लगभग 6 से 9 फीट चौड़ी थी और एक खड़ी चट्टान पर स्थित थी। रास्ता तो नहीं था, लेकिन साफ था कि यही गुफा उन लोगों की मंजिल थी। वीर उस गुफा को ही देख रहा था जब उसने पानी में एक जोरदार छींटे की आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया जब उसने देखा कि एक विशाल सांप नाव से महज 6 फीट की दूरी पर पानी से बाहर निकला और उसका मुंह नाव की तरफ बढ़ रहा था। उसके दांत नजर आ रहे थे। बिना एक पल गंवाए वीर पानी में कूद गया और पानी के भीतर ही अपने गोल्डन कवच को बुला लिया। वह मछली की तरह तैरते हुए नदी पार करने लगा। नदी पार करने की पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक रही। यह समझ नहीं आ रहा था कि वह काला सांप भूखा था या सिर्फ इंसानों को मारने के इरादे से आया था, लेकिन सिर्फ 2 नावें ही दूसरी ओर पहुंच सकीं और केवल 7 लोग ही जिंदा बचे। बाकी सभी पानी में गिर चुके थे और संभवतः मर चुके थे। इसके बाद वह सांप फिर नजर नहीं आया। ग्रैंडमास्टर, भले ही वह सांप एक सीक्रेट ब्लड प्राणी था, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता नहीं थी। अब उसका पेट भर चुका है, तो हमें नदी पार करने में ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए, बियांग बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, पार करो, ग्रैंडमास्टर ने आदेश दिया और 3 नावों में गैंग का सभी उस पार चला गया। जैसा अनुमान था, सांप ने कोई हमला नहीं किया और वे सभी सुरक्षित उतर गए। आगे बढ़ो, बियांग बख्शी ने 7 बचे हुए लोगों को कोड़े मारकर गुफा की ओर चलने को मजबूर किया। वे कांपते हुए चल रहे थे और अब पछता रहे थे कि इनाम के लालच में क्यों फंस गए। पैसे का क्या मतलब था अगर यहां उनकी मौत ही हो जाती। पर रास्ते में उन्हें और कोई प्राणी नहीं मिला। आधे घंटे में वे गुफा के अंत तक पहुंच गए। गुफा के अंत में एक छोटा जलकुंड था और उसके बगल में एक 30 फीट चौड़ा कंकड़ का घोंसला था। घोंसले के बीचों बीच शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार के 2 अंडे रखे थे, जिन पर काले निशान थे। ग्रैंडमास्टर खुशी से चिल्ला पड़ा,
हाँ हाँ, जबरदस्त। सीक्रेट ब्लड प्राणियों के अंडे। और वो भी दो। अब तो मेरे सीक्रेट जीनो पॉइंट्स 80 के पार हो जाएंगे। फिर भी उसने सतर्कता नहीं छोड़ी और बियांग बख्शी को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जो खुद भी उतना ही उत्साहित था। बियांग ने तुरंत समझ लिया और उसने बचे हुए लोगों को अंडे लाने को मजबूर किया। डरे सहमे वे घोंसले के पास गए और दोनों अंडों को बाहर निकाल लाए। लेकिन वे घोंसले से बाहर निकल पाते उससे पहले ही जलकुंड में बुलबुले उठने लगे और धड़ाम, एक विशाल सांप का सिर बाहर आया। उसकी गहरी लाल आंखें अंडे चुराने वालों पर गड़ी थीं। हरामी, अंडे फेंक दो! ग्रैंडमास्टर चिल्लाया, लेकिन वे लोग सांप को सामने देखकर स्तब्ध थे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। बेकार कमीने! ग्रैंडमास्टर ने गाली दी और अपनी लाल तलवार बुलाकर आगे बढ़ गया। पूरा गैंग अपने अपने हथियार निकालकर उसके पीछे भाग पड़ा। ग्रैंडमास्टर ने झपटकर अंडे छीने और गुफा के मुंह की ओर भागने लगा। सांप पहले तो सिर्फ अपने अंडों को लेकर चिंतित था, लेकिन जब उसने ग्रैंडमास्टर को अंडों के साथ भागते देखा तो वह गुस्से में आ गया और जलकुंड से बाहर निकलकर गिरोह के पीछे दौड़ पड़ा। रोको इसे! ग्रैंडमास्टर चिल्लाया, लेकिन खुद एक पल के लिए भी नहीं रुका। बियांग बख्शी और भी निर्दयी निकला। उसने दो कांपते हुए बचे लोगों को पकड़कर सांप की तरफ फेंक दिया। सांप ने एक को मुंह में पकड़कर चबाए बिना निगल लिया। गैंग के बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगे। वे बचे लोगों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे सांप का ध्यान कुछ देर के लिए बंट गया और उन्होंने भागने का मौका पा लिया। ग्रैंडमास्टर तेजी से भाग रहा था। उसके हाथों में 2 अंडे थे। वह लगभग गुफा के मुंह तक पहुंच ही गया था जब अचानक एक सुनहरा मुक्का उसके चेहरे पर आकर पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुफा के मुंह पर कोई छिपा होगा, इसलिए वह तैयार नहीं था। खून बहने लगा, नाक मुड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। अंडे उसके हाथों से छूटकर हवा में उड़ गए। तभी एक सुनहरी आकृति हवा में उछली, एक एक अंडा हाथों में लिया और नदी की ओर भाग गई। डॉलर! ग्रैंडमास्टर जमीन पर पड़ा था, चेहरा पकड़े हुए। उसने फौरन उठकर देखा और उस खास गोल्डन आर्मर को पहचान गया। जब वीर रहेजा पानी में कूदा था तो वह नदी पार करते हुए चुपचाप किनारे तक आ गया था। गुफा में घुसने की बजाय वह एक चट्टान के पीछे छिप गया और इंतजार करता रहा जब तक पूरा गैंग गुफा में दाखिल नहीं हो गया। फिर वह उनके पीछे गया और सब देखता रहा। जब उसने ग्रैंडमास्टर को अंडों के साथ भागते देखा, उसने उसे जोरदार मुक्का मारा और अंडे छीन ली। वीर को सिर्फ इस बात का अफसोस था कि उसकी कांस्य कृतिका भाला अंश गुजराल के हाथों नष्ट हो चुका था, वरना वह इसी मौके पर ग्रैंडमास्टर को मार सकता था। जब वीर नदी के पास पहुंचा तभी उसने देखा कि लहरें जोर से उठने लगीं। एक और विशाल काले तराजू वाला सांप नदी से बाहर आ रहा था। धत्त तेरी की, एक और है! वीर ने पीछे देखा तो देखा कि दूसरा सांप गैंग का पीछा कर रहा था। डॉलर, अब तो तेरा काम तमाम है! ग्रैंडमास्टर की आंखों में नफरत थी और उसे खुशी थी कि डॉलर अब फंस चुका है। वीर ने तेजी से एक योजना बनाई, क्योंकि दूसरा सांप उसकी ओर घूर रहा था। उसने चुपके से अपने दाहिने हाथ से जोर लगाया और फिर एक अंडा ग्रैंडमास्टर की ओर उछाल दिया। पकड़ो, एक एक अंडा रख लेते हैं और पहले इन सांपों से निपटते हैं। किसने कहा कि मैं बंटवारा करूंगा? मैं दोनों अंडे लूंगा और तुझे भी मार डालूंगा। ग्रैंडमास्टर ने सोचा कि वीर डर गया है और अंडा पकड़ लिया, लेकिन अंडा उस पर लगते ही टूट गया और वह उससे सने हुए रह गया। ग्रैंडमास्टर सन्न रह गया और सोचने लगा, यह क्या कर दिया?